डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 19 अगस्त है और हम लोग अपना डेली करंट कैप्सूल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन लोगों को अभी तक भी नहीं पता है तो जान लीजिए कि डेली करंट अफेयर अब डिलाइट आईएएस पर शुरू हो चुका है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इसे प्रोवाइड करने का प्रयास है। एकदम टू द पॉइंट जो करंट अफेयर आपको चाहिए, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है, उसको दूर करने के लिए टीम वर्क कर रही है। मैं आप लोगों के सामने उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी नहीं पता है तो इसकी पीडीएफ जो है वो आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके आप इसको अपने नोट्स हमेशा के लिए बना के रख सकते हो। अगर आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा एफर्ट लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और थोड़ा कमेंट के माध्यम से भी अपनी एंगेजमेंट को थोड़ा सा बढ़ाकर रखिए। पहला करंट अफेयर अगर हम लोग देखें तो भारत ने अपने कुछ छात्रों को सकुरा विज्ञान कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए जापान भेजा है। क्या कार्यक्रम है बस इतना ही पता होना चाहिए। किसने कब स्टार्ट किया वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान ने 2014 में इसको शुरू किया था, भारत 2016 से ही इसमें भागीदारी कर रहा है। ये कार्यक्रम ये है, इसका उद्देश्य यह है कि युवा शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ाना है। जापान के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को थोड़ा सा बढ़ावा देना है। भारत में थोड़ा सा लोग वैज्ञानिक शोध में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें और भारत और जापान के बीच में कल्चरल रिलेशन जो हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सके, इसलिए इसको शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने जो है कबाक यानो को रूस और यूरोप की सबसे ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए इस पर्सन को सराहा है। कौन सी चोटी है आपको पता होना चाहिए, माउंट एल्ब्रुस की बात हो रही है। ये एक जो है सुप्त ज्वालामुखी है जो एक्टिव नहीं हुआ काफी टाइम से। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं। माउंट एल्ब्रुस कहां पर है? यह दक्षिण पश्चिमी रूस के कॉकेशस पर्वतों में स्थित है, जो जॉर्जिया की सीमा के पास है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दक्षिण पश्चिम रूस के कॉकेशस पर्वतों में है। इससे आपको ये पर्वत भी पता होना चाहिए। कहां पर है? जॉर्जिया की सीमा के पास। यह पूरी तरीके से ये जो चोटी है रूस में स्थित है ना। और लेकिन जॉर्जिया और व्यापक कॉकेशस क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो दूसरा करंट अफेयर हम लोगों ने देख लिया। तीसरा अगर आप लोग देखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने दिसंबर 2025 तक पानीपत रिफाइनरी में प्रयुक्त खाना पकाने के तेल से सतत विमान ईंधन का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की बात कही है ना। तो पता होना चाहिए, एक तो सबसे पहली चीज क्या है, रिफाइनरी है। रिफाइनरी में जो हम लोग खाना पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, वहां से हम लोग ऐसा विमान ईंधन तैयार करेंगे जो अपने आप में सस्टेनेबल हो। यहां से देखेंगे सतत विमान ईंधन बोलते किसको हैं? यह एक जैव ईंधन है जो प्रयुक्त खाना पकाने के तेल, इथेनॉल और कृषि अवशेषों जैसी नवीकरणीय फीड स्टॉक से तैयार होता है। वैश्विक स्तर पर विमानन डीकार्बोनाइजेशन का लगभग 60% हिस्सा एसएफ से ही प्राप्त किया जा सकता है। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है धीरे धीरे कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोयला का उत्सर्जन करते रहेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता रहेगा और क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यह जीवाश्म जेट ईंधन की तुलना में जीवन चक्र कार्बन उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, अगर खाना पकाने के तेल से ही हम लोग जैव ईंधन तैयार कर सकते हैं, इससे बेहतर और चीज क्या हो सकती है? बस आपको पता होना चाहिए कौन सी रिफाइनरी में शुरू किया गया है और इसका मीनिंग क्या होता है। एक जैव ईंधन है जो प्रयुक्त खाना पकाने के तेल, इथेनॉल, कृषि अवशेषों, इनके फीड स्टॉक से आप इसको तैयार कर सकते हो। सतत है क्योंकि इसका आपको पता है कि ये भंडार जल्दी खत्म नहीं होने वाले हैं। कोयला, पेट्रोल ये एक समय पर जल्दी से खत्म हो जाएंगे। अगला देखिए, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय जो पार्क है, ये न्यूज में था। यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो जंगली घोड़े के लिए और खास करके कुछ इंपॉर्टेंट घास भूमि प्रजातियों का घर है। वर्तमान में कई सारी आक्रामक प्रजातियां यहाँ पर हैं। बहुत सारे बाढ़ के चलते इसको चुनौतियों का सामना हर साल करना पड़ता है। कहां पर है? ये पूर्वी असम में ब्रह्मपुत्र और डिब्रू नदी घाटियों के बीच में एक स्थित है। 1997 में इसे राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। क्षेत्रफल कितना है याद रखने की जरूरत नहीं है, मैप पर थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, है ना। असम का मैप है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ब्रह्मपुत्र रवि के रिवर के आसपास ये स्थित है। अगला अगर हम लोग करंट अफेयर देखें, ई जागृति प्लेटफॉर्म, ये क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 10 राज्यों के साथ मिलकर जो है इसमें इस ई जागृति प्लेटफॉर्म पर लगभग 100% से ज्यादा जो है उपभोक्ता विवाद मामलों को निपटाने की दर हासिल की है ना। इसको कब लॉन्च किया था? 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, है ना। तो केंद्रीय जो उपभोक्ता मामलों का जो मंत्रालय है ना, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या उद्देश्य है?
सभी राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग को कंप्यूटरीकृत करना और नेटवर्क तक से जोड़ना है। आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक शायद जो है सभासार का भी जिक्र किया था, पंचायती राज को पारदर्शी बनाने के लिए। इस तरह की पहल भारत में अब ज्यादा की जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर या डिजिटल मीडिया से चीजों को जोड़ने के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता है, डॉक्यूमेंट जब डिजिटल मीडिया से जुड़ जाते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है और उनको वेरीफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे कि जागृति प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए है, तो उपभोक्ता न्यायालय जो होते हैं, खास करके कंज्यूमर्स को लेकर जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं आप उसमें दाखिल कर सकते हैं, उनको सबको नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है, न्यायालयों को, उसके लिए इसको शुरू किया गया है ना। अगला अगर हम लोग देखें, ये प्रीलिम्स में अभी पूछा ही गया था, ऑपरेशन सद्भावना। अगर आप लोगों को पता हो, यूपीएससी के प्रीलिम्स का सवाल इसको लेकर आ चुका है। क्या है ये, है ना। इसके तहत तवांग का उद्घाटन किया है, एक सेंटर यहाँ पे तवांग में किया है। आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर सेना के द्वारा ये संचालित किया जाता है। क्या है ये ऑपरेशन सद्भावना प्रोग्राम, तो ये 1988 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की थी। सीमा सुरक्षा और उग्रवाद रोधी कार्रवाई के साथ साथ विकास और समुदाय कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र हों और वहां पर थोड़ा सा हो सकता है उग्रवाद का प्रभाव हो, या जम्मू कश्मीर में आपको पता है किस तरह का माहौल रहता है, तो वहां पर थोड़ा विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सद्भावना को, याद रखेगा, भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। प्रीलिम्स में इसको लेकर सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मुझे लगता है प्रीलिम्स में इस बार इसको लेकर सवाल देखने को मिल सकता है, तो नोट करके रख लेंगे भाई इसको। अच्छा करंट अफेयर है, ध्यान से देखेंगे। ये फोनिक्स रोक्स जो है, रोक्स बर्गी करके एक जो है प्रजाति का एक पुष्टि हुई है, तो आप लोग इसका नाम याद रख लीजिए, प्रीलिम्स में पूछेगा ये किस चीज की प्रजाति है, तो ये पाम ऑयल की प्रजाति है ना। पाम जो है आपको पता है खाने तेल का जो एक प्रजाति होती है, तो याद रखेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फोनिक्स रोक्सबर्गी जो है ये न्यूज में रहा है, किस चीज की प्रजाति और इसकी कहां खोज की गई है, तो भारत के पूर्वी तट, गुजरात, राजस्थान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसकी जो है पहुंच है, वहां पर ये पाया जाता है। इसका नाम विज्ञान जो है, साइंटिफिक नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये लगभग 12 से 16 मीटर तक बढ़ता है। बस इतना याद रख लेंगे कि ये किस चीज की प्रजाति है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का सवाल डन हो जाता है ना। तो अच्छा सवाल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, इसको याद करके रख लेंगे। अगला है कि जो है विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जो है महाभियोग प्रस्ताव को लाना है। अब ये महाभियोग प्रस्ताव किस तरीके से लाया जाता है ना, कौन कौन से इसको लेकर प्रावधान है, तो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पर आप लोगों को पता होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जो है इस समय भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है ना। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, इसकी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के समान ही है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपको हटाना है तो किस तरीके से दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, उसी तरह की चीजें हैं। अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है चुनाव आयोग, है ना, जो चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, अगर दुर्व्यवहार है ना, दुर्व्यवहार में भ्रष्टाचार वगैरह आ सकती हैं, या असक्षमता है, संवैधानिक कार्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं, इन दो आधारों पर जो है आप चुनाव आयोग के अधिकारियों को हटा सकते हैं। फिर अगला देखें कैसे प्रक्रिया क्या है, संसद के किसी भी सदन में बिल को पेश कर सकते हो, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। फिर एक समिति आरोपों को जांच करती है, अगर वो कहती है कि आरोप ठीक हैं तो दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित होना चाहिए। एक चीज याद रखेंगे कि केवल सीईसी की सिफारिश पर ही अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है ना। याद रखेंगे कि अगर अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाना है तो उसके लिए सीईसी की मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश जो है वो कंपलसरी। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को बहुत अच्छे से डील करना चाहते हो तो आप डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बार बार ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यह यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का अंतिम समाधान है, इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप लोग 120 से 30 नंबर जो हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ले सकते हो। स्पेसिफिक एनसीईआरटी के टारगेट भी दिए जाते हैं, स्पेसिफिक रिवीजन होता है दिए गए जो है सेगमेंट का, और बार बार टेस्टिंग पर फोकस करने का प्रयास किया जाता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो डिटेल वीडियो भी चैनल पर दिया गया है, या इन नंबरों पर कांटेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल पिछला था, इसका आंसर जो है सी है। दोबारा से सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है, और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया था। आज का सवाल आप लोगों के सामने है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के निष्कासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया
एससी के न्यायाधीश को हटाने की जैसी है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए 2/3 बहुमत दोनों सदनों में चाहिए। अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल राष्ट्रपति अपने विवेक पर हटा सकते हैं। चौथा, अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्तों की सिफारिश आवश्यक होती है। अच्छा सवाल है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एंगेजमेंट बढ़ाइएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और अगली क्लास में हम इसका आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को इस जो ये वीडियो है या जो कंटेंट है इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को डिलाइट आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।